दोस्तों, कुछ केसेस होते हैं जो आम पुलिस सॉल्व कर लेती है, कुछ केसेस होते हैं जो डिटेक्टिव सॉल्व कर लेते हैं, और फिर आते हैं कुछ ऐसे केसेस जो एफबीआई सॉल्व कर लेती है। लेकिन जिन्हें एफबीआई भी सॉल्व नहीं कर पाती, उन केसेस को कहां छोड़ें? जी हाँ, तो इसका जवाब है आप सभी के पास, क्योंकि मैं आज एक ऐसा केस लेके आया हूं जिसके अंदर ना कोई कत्ल हुआ, ना ही कोई क्राइम हुआ। सॉरी, क्राइम तो हुआ था बट कत्ल नहीं हुआ। तो ये बहुत ही बढ़िया स्टोरी है और आप सभी की बहुत डिमांड भी थी कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं, और आज वो डिमांड मैं पूरी करने वाला हूं। उसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि असल में यहां आखिर हुआ क्या था। जी हां, मैं यहां स्टोरी कवर करने वाला हूं द मिस्टीरियस मैन ऑफ हिस्ट्री, डीबी कूपर की। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस दुनिया का एक और बहुत कमाल का एपिसोड। आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें, ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। 23 नवंबर 1971 के दिन एक डैन कूपर नाम का आदमी पोर्टलैंड के एयरपोर्ट पर पहुंचता है और वहां जाकर अंदर ओरिएंट एयरलाइंस की एक फ्लाइट टिकट खरीदता है, और उसने खरीदी थी टिकट पोर्टलैंड से सिएटल जाने वाली एक फ्लाइट की। सिंपल, उसने टिकट के पैसे दिए कैश में और अपने जहाज में चढ़ गया। अब क्योंकि उस टाइम पर हॉलीडेज चल रही थी, छुट्टियां चल रही थी, लोग अपनी छुट्टियां मनाने के लिए इधर उधर बिजी थे, इसलिए वो प्लेन ज्यादा भरा हुआ नहीं था। वो जस्ट बैठा, सीट बेल्ट लगाई अंदर और अपने लिए विस्की का एक पैक जो था वो ऑर्डर किया। लेकिन आपने अगर ध्यान दिया हो तो तब के जहाजों में ना ही सिक्योरिटी के ज्यादा प्रबंध होते थे, और उनके अंदर काम करने वाले क्रू मेंबर्स भी कुछ ज्यादा घुलनसार नहीं होते थे। मतलब वो ज्यादा किसी से बात नहीं करते थे। आज के टाइम पर अगर आप फ्लाइट में बैठे हो तो आप एक बटन दबाइए वो और एयर होस्टेस आपके पास आएगी या फिर आएगा और आप उससे बात कर सकते हैं। लेकिन 1970s वो टाइम था जब ना ही प्लेन में चढ़ते टाइम किसी की सिक्योरिटी ज्यादा चेक की जाती थी, और ना ही एयर होस्टेस वगैरह उस टाइम पर पैसेंजर से कोई ज़्यादा ताल्लुकात रखते थे, क्योंकि उनको पता था कि ये सारे नशे में भंड रहते हैं सारा दिन, और इनसे बात करना मतलब कि अपना ही दिमाग खराब करना है। तो उस टाइम पर भी अंदर मौजूद एक एयर होस्टेस को कुछ अजीब नहीं लगा। उसने जस्ट सभी के जो ओवरहेड बिन्स होते हैं उनको बंद किया, और अब प्लेन उड़ चुका था। अब फ्लाइट अपनी पूरी ऊंचाई गेन कर चुकी थी, और तभी डैन कूपर नाम के उस व्यक्ति ने फ्लोरेंस नाम के एक एयर होस्टेस को अपने पास बुलाया और उसे एक नोट दिया। नोट देते ही फ्लोरेंस को लगा कि शायद इस आदमी ने अपना नंबर वगैरह लिख कर दिया है। उस टाइम पर यह चीज बहुत आम हुआ करती थी। तो फ्लोरेंस ने भी उस पर्ची को अपनी जेब में डाल लिया, और जैसे ही फ्लोरेंस मुड़ी तभी डैन कूपर ने पीछे से आवाज दी और कहा कि रुकिए, और आपके लिए इस पर्ची को अभी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसा लिखा हुआ है जिससे आप पूरे प्लेन को और उसके अंदर बैठी जिंदगियों को बचा सकती हैं। जी हाँ, उसके अंदर लिखा हुआ था आई हैव ए बॉम्ब। और जैसे ही फ्लोरेंस ने उस नोट को पढ़ा तो वो तुरंत डर गई और उसे घूर कर देखने लगी। अब बेचारी वो भी क्या कर सकती थी। तुरंत डैन कूपर ने कहा कि मेरे बराबर वाली सीट पर बैठ जाओ। वो बैठ गई उसके बराबर वाली सीट पर, और सबसे पहले फ्लोरेंस ने डैन कूपर से कहा कि ठीक है, तुम्हारे पास बॉम्ब होगा, लेकिन पहले मुझे वो बॉम्ब देखना है। उस टाइम पर ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर हुआ करता था कि अगर एयर होस्टेस से कोई व्यक्ति या फिर कोई पैसेंजर आकर ये कहे कि उसके पास बॉम्ब है या फिर हथियार है, तो उन्हें सबसे पहले जांचना होगा कि सच में उसके पास है या नहीं। और बिल्कुल यहाँ भी ऐसा फ्लोरेंस ने किया और उसे कहा कि ठीक है, तुम्हारा बॉम्ब मुझे दिखाओ। तुरंत डैन कूपर ने अपने पैरों के पास रखी हुई एक अटैची को उठाया और उसे खोल कर रख दिया। उसके अंदर 8 छोटे छोटे सिलेंडर्स लगे हुए थे। उसके अंदर बहुत सारी वायर्स थी। उसके ऊपर एक मीटर लगा हुआ था जो बार बार चसबुच कर रहा था। और ये देखते ही फ्लोरेंस बहुत ज़्यादा डर गई। अब वो बॉम्ब असली था या नहीं था ये तो हमें आज तक नहीं पता चल पाया, लेकिन जी हाँ, वो बिल्कुल बॉम्ब के जैसा दिख रहा था, और ये देखते ही फ्लोरेंस बहुत ज़्यादा डर गई। वो तुरंत पायलट के पास गई और जाकर सारी कहानी सुना डाली। अब पायलट भी डर गए और पायलट ने कह दिया कि फ्लोरेंस, तुम बाहर किसी को भी ये बात मत बताना, पैसेंजर्स में तो खास ये बात मत बताना कि ऐसा कुछ हो रहा है, दिक्कत हो जाएगी अगर उनके अंदर हलचल हो गई तो। फ्लोरेंस तुरंत दोबारा उठकर डैन कूपर के पास जाकर बैठी और कहा कि अब बताइए तुम्हारी डिमांड क्या है। मैंने जाकर पायलट को बता दिया है कि तुम्हारे पास बॉम्ब है। उसने एक और नोट दिया। उसने उस नोट में पहली लाइन लिखी हुई थी कि उसे 2 लाख नेगोशिएबल अमेरिकन डॉलर्स चाहिए। नेगोशिएबल अमेरिकन डॉलर्स क्यों लिखा उसने, वो हम आगे जानेंगे। जिसके बाद अगली लाइन थी उसे 4 पैराशूट्स चाहिए, और उसके बाद अगली लाइन थी कि उसे जैसे ही ये प्लेन सिएटल में लैंड करे वहाँ पर एक ट्रक खड़ा होना चाहिए जिसके अंदर फ्यूल भरा हो, और जैसे ही ये प्लेन लैंड करे तुरंत वो ट्रक इस प्लेन के पास आकर इसके अंदर दोबारा फ्यूल भर दे।
जिसके बाद डैन ने फ्लोरेंस को एक और हिदायत दी कि सिएटल में लैंड करने से पहले इस जहाज को 2 घंटों तक उसके ऊपर ही घुमाया जाना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि नीचे ग्राउंड पर पैसों का इंतजाम करने में उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा। और ये बात बिल्कुल सच भी थी। पैसों का इंतजाम होने में टाइम लगा और जो अंदर बैठे थे पैसेंजर्स वो सभी परेशान होने लगे कि इतनी देर हो चुकी है, हम ऊपर ही ऊपर मंडरा रहे हैं, नीचे क्यों नहीं उतर रहे। तो पायलट ने भी अनाउंसमेंट कर दी कि एक टेक्निकल खराबी आ चुकी है और इस वजह से हम नीचे लैंड नहीं कर पा रहे हैं अभी। खैर, अब उसकी सारी डिमांड्स नीचे पूरी हो चुकी थी और अब फाइनली ये प्लेन टकोमा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिएटल में लैंड हुआ। और लैंड होते ही तुरंत उसका रियर जो गेट था वो खोला गया। रियर गेट खोलते ही उसके अंदर से सबसे पहले तो टीना मकलोव, जो फ्लोरेंस की एक साथी थी, एयर होस्टेस थी, वो नीचे उतरी और वो सारा सामान लेकर ऊपर वापस चढ़ी और जाकर डैन कूपर को दे दिया। देते ही उसने आदेश दे दिया कि फ्लोरेंस तुम यहाँ से जाओ और सभी पैसेंजर्स को भी यहाँ से उतार दो, सिर्फ मेरे साथ यहाँ पर पायलट, को पायलट, फ्लाइट इंजीनियर, टीना मकलोव और मैं रहूंगा। यानी कि टोटल अब हम सिर्फ 5 लोग इस प्लेन के अंदर रहेंगे। अब जैसे ही ये प्लेन दोबारा टेक ऑफ के लिए तैयार था, तभी डैन कूपर ने पायलट से एक बहुत ही अजीब सी डिमांड रखी। जी हाँ, उसने सबसे पहले जाकर पायलट से कहा कि इस जहाज के कैबिन का जो प्रेशर होता है वो अनप्रेशराइज्ड रहना चाहिए। मतलब कि जहाज का कैबिन अनप्रेशराइज्ड रहना चाहिए, इसके अंदर कोई भी प्रेशर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, प्लेन के विंग्स पे जो फ्लैप्स लगे होते हैं, आपने अगर देखा हो तो वैसे ऊपर नीचे उठते रहते हैं, जिससे हवा का जो बहाव है वो कंट्रोल किया जाता है। और उसने कहा कि इन फ्लैप्स को आप 15 डिग्री झुका कर रखेंगे। आप समझ गए होंगे, वैसे मैं आपको दिखा देता हूं। तीसरी बात, उसने कहा कि जो लैंडिंग गियर्स आप टेक ऑफ करते ही बंद कर देते हैं, उन लैंडिंग गियर्स को आप बंद नहीं करेंगे, बजाय उसको उसे खुला ही रखेंगे। चौथी बात, उसने कहा कि हम इस प्लेन को मैक्सिको सिटी लेकर जा रहे हैं और आप मैक्सिको इस प्लेन को बिल्कुल नीचाई पर और सबसे कम स्पीड पर चलाएंगे, जितनी पॉसिबल हो सके इसकी स्पीड कम रखेंगे, ज्यादा नहीं कर सकते आप। ये सारी डिमांड्स उसने जाकर पायलट के सामने रख दी। 7:40 पर यह जहाज वहां से उड़ा था और तभी 8 बजे के आसपास डैन कूपर ने सभी जो मेंबर्स थे उसके, जो एक पायलट, को पायलट और फ्लाइट इंजीनियर और टीना मकलोव एयर होस्टेस, उसने फ्लाइट इंजीनियर और टीना मकलोव को भी आदेश दे दिए कि तुम पायलट के कैबिन में जाओ और अंदर से दरवाजा बंद कर लो, बाहर कोई भी नहीं देखेगा। तकरीबन 8 बज चुके थे और अभी पायलट ने दोबारा डैन कूपर को ये कहा था कि हम रेनो में रुकेंगे और रेनो में रुककर जहाज के अंदर फिर से तेल भरवाएंगे, वरना इतनी दूर जहाज नहीं जा पाएगा। उसने कहा ठीक है, तुमको रुकना हो तुम रुक जाना। ये बात बोलकर उसने जस्ट पायलट के कैबिन का जो दरवाजा था वो अंदर और बाहर से दोनों से बंद करवा लिया। और तकरीबन 8 बजे के आसपास पायलट को वार्निंग जो लाइट थी वो दिखने लगी। ये वार्निंग लाइट थी कि किसी ने चलते हुए जहाज में जो पीछे वाला दरवाजा था, जहाज का पीछे वाला दरवाजा था, वो खोल दिया है। और तकरीबन 8:13 पर जहाज को एक सिग्नल मिला कि जरूर कुछ ना कुछ चीज़ है ऐसी जो पिछली जो उसकी पूंछ होती है जो जहाज की, उससे कुछ टकरा कर नीचे गई है। मतलब कि उसके पास से गई है, हल्का सा टच करके गई है। और ये वो साइन थे जिससे कंफर्म हो चुका था। तकरीबन 8:13 पर ये जो डैन कूपर था वो नीचे कूद चुका था। और यही वो अंतिम बार था जब लेजेंड डीबी कूपर को कहीं देखा गया था। जब लगभग 10:15 पर यह जहाज रेनो में लैंड किया तो अंदर FBI के एजेंट्स और डिटेक्टिव्स घुसे और अंदर उन्होंने प्लेन की जांच करी, जिसमें प्लेन का पीछे वाला दरवाजा टूटा हुआ था। और उन्होंने जांच करी उस सीट की जहां पर डैन कूपर नाम का वो व्यक्ति बैठा हुआ था। वहां पर उन्हें 8 सिगरेट, मतलब कि पी हुई सिगरेट्स मिली। इसके अलावा उन्हें वहाँ पर एक टाई मिली। इसके अलावा वहाँ पर उन्हें प्लास्टिक की कुछ स्ट्रिप्स मिली और इसके अलावा 66 फिंगरप्रिंट्स मिले। और कमाल की बात ये थी कि ये 66 के 66 फिंगरप्रिंट्स अलग अलग व्यक्तियों के थे। अब इन 66 व्यक्तियों में से कोई भी डैन कूपर हो सकता था या फिर ना भी हो, क्या पता उसने अपने फिंगरप्रिंट्स मिटा दिए हों। ये हाईजैकर बहुत ही अजीब सा था। उसने 4 पैराशूट्स मंगवाए थे, 2 वो साथ लेकर कूदा, 2 प्लेन में ही छोड़ दिए। वो बिल्कुल जेंटलमैन टाइप दिख रहा था। उसकी जो एसेंट था वो बिल्कुल प्रॉपर इंग्लिश थी और ऐसा लग भी रहा था कि वो अमेरिकन ही होगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर वो अमेरिकन था तो उसने नेगोशिएबल अमेरिकन करेंसी की डिमांड क्यों करी? अगर वो अमेरिका का होता तो ऑब्वियसली वो अमेरिकन डॉलर्स अंदर ही यूज कर सकता था। यहाँ पर नेगोशिएबल अमेरिकन करेंसी क्यों उसने ली? क्या वो कनाडा का था? अगर हो भी सकता है कनाडा का हो, क्योंकि वहाँ भी
नेगोशिएबल अमेरिकन करेंसी चलती है, तो इसीलिए हो सकता है वो कनाडा से यहाँ आया और उसका एसेंट भी बिल्कुल मैच करता है। आपको भी पता होगा कि कैनेडियन और अमेरिकन लोगों का एसेंट लगभग मैच करता ही होता है। फ्लोरेंस से जब पूछताछ की गई तो उसने कहा कि मुझे वो व्यक्ति बहुत पसंद था। उसके बारे में कुछ अजीब बताने के अलावा उसने कहा कि मुझे वो व्यक्ति बहुत पसंद था, वो शांत था, वो दिखने में सुंदर था, उसके पास बॉम्ब रखा हुआ था, लेकिन फिर भी वो इतना प्यार से मुझसे बात कर रहा था। अगर उसके पास बॉम्ब ना होता तो मैं उसे जरूर शादी कर लेती। ये वर्ड्स थे फ्लोरेंस के। फ्लोरेंस और टीना मकलोव को अलग अलग बैठाकर उसका स्केच बनवाया गया और दोनों ने बिल्कुल एक जैसा स्केच बनवाया। दोनों ने बताया कि उसकी हाइट लगभग 5 फुट 10 इंच की होगी, हल्का उसका डार्क कलर था, ब्राउन उसकी आईज थी और दिखने में वो कॉम्प्लेक्स सा था, नॉर्मल अमेरिकन लग रहा था। एक और पॉइंट जिससे प्रूव होता है कि शायद वो कनेडियन हो सकता है। जी हाँ, कनाडा के एक एयरफोर्स पायलट की मैगजीन्स रिलीज हुई थी 1940s में, जिसका टाइटल था डैन कूपर, और उसमें पायलट जो था वो बहुत ही बहादुरी से प्लेन को संभालता है और बचाकर किसी पोजीशन से ले आता है। और दूसरी मैगजीन जो थी उसमें ये बताया गया था कि कैसे वो पायलट बहुत ही बहादुरता से अपने साथ पैराशूट्स लेके जहाज़ों से कूद जाता है। ये डैन कूपर नाम की जो मैगजीन थी वो कनाडा में चलती थी और इसीलिए FBI को लगा कि शायद वो आदमी कनाडा का हो सकता है और इन मैगजीन से वो प्रेरित हुआ हो। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं उसके नाम की, डैन कूपर। मैं कब से इस वीडियो में डैन कूपर कर रहा हूँ, लेकिन आप सभी उसे DB कूपर के नाम से जानते हैं। तो आपने क्या कभी सोचा है कि यहाँ पर B4 क्या बनता है? तो यकीन मानिए कुछ भी नहीं। DB कूपर नाम का एक और शख्स था जिसकी FBI ने पूछताछ करी थी, मतलब कि इस केस से बहुत पहले करी थी और उसका तो इस केस से कुछ लेना देना भी नहीं था। जस्ट उससे पूछताछ की गई थी किसी और केस में DB कूपर नाम के उस व्यक्ति से, जिसके बाद डैन कूपर नाम का ये व्यक्ति प्रसिद्ध हुआ FBI के अंदर और फिर रशिया के एक जर्नलिस्ट को अपना काम निपटाने की इतनी जल्दी थी कि उसने डैन कूपर को DB कूपर समझ लिया और उसे लगा कि जो उसने पहले आर्टिकल पब्लिश किया था DB कूपर का कुछ सालों पहले, यह आदमी वही है और उसका नाम DB कूपर है। और उसने न्यूज़ में, मीडिया में, मैगजीन्स में सब जगह यही छाप दिया कि DB कूपर नाम का व्यक्ति प्लेन हाईजैक करके FBI से $2 लाख लेकर रफू चक्कर हो गया है, उनकी बदनामी करो और कुछ ना करो। ये सब सीन था उस टाइम पर और इसीलिए DB कूपर उस मीडिया आउटलेट्स की वजह से प्रसिद्ध हुआ, जबकि उसका असली नाम डैन कूपर था। लेकिन अब यहाँ मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि हम DB कूपर यानी कि डैन कूपर को ढूंढेंगे कैसे? तो यहाँ बहुत ईजी सा था ये। क्यों? क्योंकि FBI को ये पता था कि वो किस टाइम पर जहाज से कूदा है और FBI को ये भी पता था कि उस टाइम पर वो जहाज कौन से आसमान में कहाँ पर उड़ रहा था। ईजी। लेकिन आज इस केस को हुए 4 दशकों से भी ज़्यादा समय बीत चुका है, पर हम अभी तक डैन कूपर को ढूंढ नहीं पाए हैं। क्यों? चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर एक और तरीका था उसे ढूंढने का, एक और प्लस पॉइंट था FBI के पास। उन्होंने उस टाइम पर जब वो वहाँ सिएटल में लैंड किया था जहाज़ और उसे पैसे वगैरह दिए गए थे, तब उसके पीछे सीक्रेटली FBI ने अपने 5 फाइटर जेट्स लगा दिए थे उस प्लेन के पीछे और वो फॉलो कर रहे थे और देख रहे थे कि ये व्यक्ति कहाँ कूद रहा है। लेकिन कमाल की बात यह है कि उन 5 के 5 एयरक्राफ्ट में से किसी भी पायलट या फिर को पायलट ने ये नहीं देखा कि उस जहाज से कुछ कूदा भी है। कूदा तो छोड़िए, उन्होंने तो ये भी नहीं देखा कि उस जहाज का दरवाजा भी खुला है। वो जस्ट उसके पीछे आराम से उड़ रहे थे। पता नहीं कौन सी दारू उन्होंने पी रखी थी जो उन्हें इतना बड़ा आदमी वहाँ से कूदता हुआ नहीं दिखा। हो सकता है रात ज़्यादा हो और अंधेरा घना हो। उस टाइम पर जहाज़ों में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती थी कि वो इतनी गौर से छोटी सी चीज़ को कूदता हुआ देख सकें। लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा भी मोशन था, अगर वो कूदा भी होगा तो ऑब्वियसली जहाज़ में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आई होगी और उन्हें नोटिस हो जाना चाहिए था। इतना बड़ा जहाज़ हिल रहा है, लेकिन नहीं, उन्होंने नोटिस नहीं किया। खैर, अब यहाँ आखिर करे तो करे क्या, उसे ढूंढे कैसे? FBI ने तुरंत 8:13 पर जहाज़ जिस पॉइंट पर था, रेनो के आसपास था, वहाँ से एक 200 किलो की बोरी पैराशूट के साथ नीचे गिराई। दोबारा इस सीन को क्रिएट किया गया और देखा गया कि क्या हो सकता है, वो बोरी कहाँ पर जा सकती है। और बिल्कुल उसने जहाँ गिरना चाहिए था वहाँ वो गिरी, लेकिन उस जहाँ वो गिरी थी उसके आसपास कहीं भी ये निशान मौजूद नहीं थे कि वहाँ किसी व्यक्ति ने लैंड किया हो। इसके अलावा वहाँ पर
2 पॉइंट और थे। पहला पॉइंट, क्या पता उसने फ्री फॉल कितनी देर किया और कब जाकर उसने जो पैराशूट वाली रस्सी होती है वो खींची होगी, और अगर यहाँ पर उसने लेट रस्सी खींची होगी तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा पास जाकर गिरेगा, लेकिन अगर हम कूदते ही उसकी रस्सी खींचते तो क्या पता वो ग्लाइड कर करके वो कहाँ चला जाए। दूसरी बात, FBI को ये भी पता नहीं चल पाया कि वो आखिर एग्जैक्ट किस पॉइंट पर कूदा था। 8:13 पर जहाज की स्पीड जो थी उस टाइम पर बहुत कम थी और पायलट को वहां पर सही से अपनी लोकेशन नहीं मिल पा रही थी, लेकिन फिर भी FBI ने अंदाज़ा लगा लिया कि वो ज़रूर होना हो क्लार्क और काउलिड्स नाम के इस इलाके के बिल्कुल कहीं बीच में ही कहीं ना कहीं कूदा होगा। तो अब क्लार्क और काउलिड्स नाम के इस जगह को खंगाला जाना था। इसके अंदर खंगालने के लिए पुलिस की कितनी टुकड़ियां लगी, आर्मी की कितनी टुकड़ियां लगी, और हालांकि इस जगह के अंदर एक लेक बनी हुई थी और FBI को ये शक था कि कहीं डैन कूपर इस लेक में ना जा गिरा हो, और अपने शक को खत्म करने के लिए FBI ने सबमरीन को मंगवाया और सबमरीन ने उस लेक के बिल्कुल तल में जाकर छानबीन करी कि क्या पता डैन कूपर अंदर बैठा हो। बढ़िया वाला नशा। यकीन मानिए DB कूपर बहुत ही शैतान आदमी था। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि बोइंग 727 ही उस टाइम पर वो जहाज था जो बहुत नीचाई पर भी उड़ सकता था। साथ ही यही वो जहाज था जिसके फ्लैप्स 15 डिग्री पर मोड़े जा सकते थे। साथ ही उसे वो चीज़ पता थी जो बाकी के क्रू मेंबर्स तक को नहीं पता थी, जो सारा दिन उस जहाज में रहते थे। जी हाँ, सिर्फ पायलट को ही पता होता था कि जो प्लेन का रियर जो गेट होता है, जो पिछला गेट होता है, वो गेट ना सिर्फ वहां पर इमरजेंसी बटन दबाने से, बल्कि पैनल जो एक आगे लगा होता है जिसे प्लेन का क्रू कंट्रोल करता है, उस पैनल पर भी एक बटन होता है, उसे दबाने से भी वो गेट अपने आप खुल जाता है और वहां हवा का झटका भी नहीं लगता अगर उसके पास खड़े हो तो ये बातें उसे सब पता थी, तो ऑब्वियसली वो प्लेन का अच्छा खासा जानकार था। इसके अलावा उसने FBI के साथ भी माइंड गेम खेला। क्यों? क्योंकि वहां उसने अकेले ने कूदना था, लेकिन उसने फिर भी 4 पैराशूट्स मंगवाए, और वो भी सिविलियन वाले, ना कि मिलिट्री वाले। जी हाँ, 4 पैराशूट्स इसलिए क्योंकि यहाँ FBI को वो दिखा रहा था कि वो अपने साथ अपने द्वारा बंधक बनाए गए लोगों को भी साथ लेकर कूदेगा। जी हाँ, 4 लोग उस पर सवार थे और 5वां वो खुद था। तो यहाँ वो सिर्फ FBI को दिखा रहा था कि वो कुछ भी कर सकता है, इसलिए वो गलत पैराशूट ना भेजें। अगर उन्होंने गलत भेजे तो इस प्लेन का जो स्टाफ है वो भी मर सकता है, इसलिए वो इस माइंड गेम में भी सफल रहा। बेशक अब किसी को पता ही नहीं था कि DB कूपर कूदा कहाँ है, तो उसे ढूंढा कैसे जाए। लेकिन यहाँ एक और तरीका था उसे ढूंढने का, और वो था वो $2 लाख जो FBI ने उसे दिए थे। जी हाँ, उन $2 लाख के जो नोटों के नंबर थे वो FBI ने अपने पास नोट करके रख लिए थे, एक एक नोट के नंबर, और ये नोट के नंबर देश के सभी होटल्स, पेट्रोल पंप, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हर जगह बांट दिए थे और सभी को अलर्ट कर दिया था कि अगर कोई भी $100 के नोट ले तो जरूर एक बार उन्हें देख ले और वो नोट किसने दिए हैं और तुरंत हमें बताए। लेकिन यहाँ किसी को कुछ नहीं पता चला, वो नोट कभी मार्केट में आए ही नहीं। लेकिन उसके पूरे 8 सालों बाद सन 1980 में ब्रायन इंग्रम नाम के एक लड़के को, छोटे से लड़के को, कोलंबिया रिवर के बिल्कुल साइड में 3 पैकेट नोट मिले, और वो नोट कोई और नहीं बल्कि वही नोट थे जिन्हें DB कूपर को दिया गया था। तो ये नोट यहाँ पड़े क्या कर रहे थे, ये समझ से बाहर थी। FBI ने भी कंफर्म किया कि बिल्कुल ये वही नोट थे। खैर, एक छोटा सा बोनस फैक्ट ये है कि सन 2016 में ब्रायन ने उन नोटों में से सिर्फ 20 नोटों की नीलामी करी और वो 20 नोट पूरे $37,000 में बिके। कमाल है। अब यहाँ सवाल उठता है कि डैन कूपर या फिर DB कूपर कौन था? पता नहीं। लगभग 800 से ज्यादा लोगों को FBI द्वारा उठाया गया और उनसे पूछताछ की गई इस मामले में कि शायद वो DB कूपर हो सकते हैं, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो डैन कूपर था, रेदर देन ए क्रिमिनल, वो एक मशहूर हस्ती बन चुका था। उसके बहुत सारे फैन बॉयज आ चुके थे और ये फैन बॉयज सच में वही काम करने वाले थे, वही नक्शे कदम पर चलने वाले थे जिन पर उनके गुरुजी DB कूपर चले थे। लेकिन गुरुजी तो चल लिए, गुरुजी पता नहीं कहाँ लुप्त भी हो गए। पर अब ये जो सस्ते DB कूपर चलने वाले थे, ये सच में बहुत ही कमाल के थे। जी हाँ, मैं इनकी कहानी आपको सुनाऊंगा तो आप भी हंसने लगेंगे कि कैसे कैसे नशों में ये काम कर रहे थे। मतलब कि सुबह उठे, गांजे की बीड़ी फूकी और चलो। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूंगा रॉबर्ट रैक्स्ट्रॉ की। जी हाँ,
सन 70 के दशक में इससे पूछताछ की गई थी, लेकिन FBI ने इसे क्लीन चिट दे दी। उनको लग ही नहीं रहा था कि ये बंदा DB कूपर हो सकता है। बेशक ना हो, लेकिन एक बार उसका पास्ट जरूर देखना चाहिए था। जी हाँ, उसे आर्मी से निकाल दिया गया था क्योंकि वो अपने ही आर्मी ऑफिसर्स को अपना गलत रैंक बताया करता था। उसने अपने ही आर्मी में रहते हुए अंतराल में डायनामाइट वगैरह चुराया था और उसने अपने ही स्टेप फादर का भी मर्डर किया था। इतना ही काफी नहीं था, उसने अपना खुद का भी मर्डर होने का फेक प्रूफ सरकार को दिया था। और फाइनली उसे जिस वजह से उठाया गया था वो वजह थी कि उसने FBI को फोन करके कहा था कि वही DB कूपर है। लेकिन यहाँ फिर भी FBI ने उसे क्लीन चिट दे दी। इसके सिर्फ 5 सालों बाद एक और व्यक्ति ने बिल्कुल ऐसा ही काम किया। वो $5 लाख के साथ पैराशूट के साथ यूटा के ऊपर कूदा और कूदने के सिर्फ 2 दिनों बाद ही FBI ने उसे झप लिया। क्यों? क्योंकि सब कुछ सेट था। वो जस्ट वेट कर रहे थे नीचे खड़े होकर कि कब ये बाबूजी नीचे आए और हम उसे पकड़ें। और नीचे आते ही उसे पकड़ लिया गया। 2 दिन ज़्यादा नहीं लगे, सिर्फ 2 दिन का टाइम लगा और बाद में उसे 45 सालों की सज़ा सुनाई गई। उसे जेल में रहते हुए 2 साल ही हुए थे कि उसने जेल से भागने की कोशिश करी। एक गाड़ी उसने जेल के अंदर ही उठाई और जाकर गेट पर दे मारी। वो वहाँ से भाग गया और 3 महीनों बाद उसका पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। नाइस। सिर्फ 1972 में ही कुल टोटल 15, जी हाँ कुल टोटल 15 सस्ते DB कूपर सामने आए और 15 के 15 ये ऐसे महामूर्ख लोग थे कि वो DB कूपर को कॉपी करने चले थे, लेकिन अंत में वो जेलों में या फिर ताबूतों में बंद हुए मिले। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत सारे पैसे की डिमांड तो प्लेन में बैठकर कर ली थी, उन्हें पैसा मिल भी गया, लेकिन फर्क सिर्फ ये था कि DB कूपर अपने काम में परफेक्ट था और ये एकदम नल्ले। नीचे आते ही या तो उन्हें पकड़ लिया गया या फिर वो मर गए या फिर पुलिस ने उन्हें मार दिया। तो ये थी कहानी DB कूपर की। आज तक ये हमें पता नहीं चल पाया है कि वो व्यक्ति था कौन, वो कहाँ से आया था और वो आखिर गया कहाँ। अगर मरा तो वो कैसे मरा, अगर जिंदा बचा तो गया कहाँ। वो नोट बाकी के उसने कहाँ इस्तेमाल करे, क्योंकि सिर्फ 3 पैकेट ही नोटों के मिले थे जबकि उसमें 20 से ज़्यादा पैकेट मौजूद थे। बाकी पैकेट कहाँ गए? वो मार्केट में कभी क्यों नहीं आए? बंदा वो आखिर कहाँ गया? सबसे बड़ा सवाल वो था कौन और उसने कैसे इतना सटीक प्लान तैयार किया था। आप सभी ने स्टोरी की बहुत बढ़िया डिमांड करी थी, इसलिए मैं स्टोरी आपके सामने लेकर आया हूँ, वरना मेरा कोई प्लान नहीं था इस तरह की स्टोरी को कवर करने का। बट हाँ, डिमांड ज़्यादा ज़रूरी है, आप सभी के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको भी ऐसी और स्टोरी सुननी हो तो आप मुझे बताइए कि कौन सी स्टोरी आपको सुनना पसंद है। आप मुझसे इंस्टा पर बताइए कि मुझे ये स्टोरी सुननी है। अगर ज़्यादा स्टोरीज़ के वो अगर उसके पक्ष में मुझे ज़्यादा वर्ड्स मिले, अगर उसके पक्ष में मुझे ज़्यादा मैसेजेस मिले कि ये स्टोरी सुननी है, तो ऑब्वियसली मैं वो स्टोरी आपके लिए कवर करूँगा, वरना मैं तो डेली कवर करता ही हूँ। खैर, इस वीडियो से जुड़ी हुई कोई फ़ोटोज़ और वीडियोज़ मेरे पास है तो नहीं, पर प्लीज़ आप मुझे इंस्टा पर फॉलो जरूर कर लीजिएगा। वहाँ पर मैं ऐसे ही शॉर्ट फैक्ट्स और वीडियो से रिलेटेड स्टोरीज और पोस्ट अपलोड करता रहता हूँ। मेरी इंस्टाग्राम आईडी ये है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो जरूर कर लें। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट एक्स मार्क और एस गेम को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।